Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and you are paying full attention on your online classes. Students, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ मिनरल न्यूट्रिशन. एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स किस तरह से सॉइल से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को और इसेंशियल एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. सबसे पहले कि मिनरल न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या. प्लांट जब सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो वाटर प्योर वाटर की फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता. वाटर के अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और आयंस डिज़ोल्व्ड फॉर्म में होते हैं. तो वाटर एक्चुअली प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन. ऑब्वियसली जब बहुत सारे सोल्यूट्स, आयंस, मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स वाटर के अंदर डिज़ोल्व होंगे तो वाटर सॉल्यूशन बन जाएगा. तो वाटर इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन सॉइल. प्लांट्स के जो ऑर्गन्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो वाटर के साथ साथ उन इसेंशियल आयंस को, न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं. एंड दैट ऑर्गन इज़ रूट. रूट का एक पूरा ब्रांचिंग सिस्टम होता है. उनकी रूट हेयर्स होती हैं, उसकी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रांचेस होती हैं जो कि उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अलॉन्ग विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स उसको एब्जॉर्ब कर सकें. तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स को जब एब्जॉर्ब किया जाता है, प्लांट उनको एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट्स, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिफरेंट आयंस होते हैं, वो इनऑर्गेनिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी होते हैं. तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो इंजेस्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो फूड को खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो डायरेक्टली सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. लेकिन एनिमल्स प्लांट्स की प्रिपेयर्ड फूड खाते हैं, तो इसलिए वो इंजेस्ट करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को या मिनरल्स को जो कि उस प्रिपेयर्ड फूड के अंदर स्टोर्ड होते हैं. और इस तरह से जब इन न्यूट्रिएंट्स को या मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या इंजेस्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, तो उनसे फिर उन्हें यूज़ किया जाता है टू यूटिलाइज डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस. बॉडी के अंदर डिफरेंट जो फंक्शंस हो रहे होते हैं, लाइक अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना हो रहा है, रेस्पिरेशन का फिनोमेना हो रहा है, ट्रांसपायरेशन का फिनोमेना हो रहा है. तो इन सब फिनोमेना को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. और वो एनर्जी कहाँ से आती है? दैट एनर्जी एक्चुअली कम्स फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स दैट प्लांट्स एब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल. अब इस चैप्टर के अंदर हम 4 बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ सॉइल एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स. कि सॉइल जो है उसको सोर्स कहा गया है मिनरल्स का. जो मेजर सोर्स है, जो मेजर रिजर्वायर है, वो सॉइल है जहाँ से एक्चुअली सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स आ रहे हैं प्लांट्स के अंदर. और फिर प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं या ह्यूमन बींग्स खाते हैं तो वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं. सेकेंड थिंग, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जब सॉइल से एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो फिर उन्होंने प्लांट के अपर पार्ट्स तक, प्लांट के सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होना होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग वेसल्स, वाटर जाइलम वेसल्स के ज़रिए, और जो सोल्यूट्स हैं वो फ्लोइंग वेसल्स के ज़रिए. अब इन न्यूट्रिएंट्स और एनिमल्स से जब ट्रांसपोर्ट होना होता है तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक फिनोमेना होता है जो एक्चुअली इसको ट्रिगर करता है कि ये ट्रांसपोर्ट हो सकें फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर विद इन द प्लांट बॉडी. तो उसके लिए डिफरेंट फिनोमेनाज हैं, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट इज़ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स. देयर आर अ नंबर ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कौन से ऐसे इसेंशियल हैं जिनमें से अगर किसी एक की कमी हो जाती है तो प्लांट की ग्रोथ इफ़ेक्ट होती है. तो इसेंशियल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी कमी की वजह से प्लांट के अंदर उनकी ग्रोथ स्टैंडर्ड हो सकती है, ग्रोथ उनकी हाइट कम हो सकती है, उनके अंदर फ्रूट प्रोडक्शन इफ़ेक्ट हो सकती है, उनकी लीव्स प्रोडक्शन इफ़ेक्ट हो सकती है. एंड फोर्थ वन इज़ रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. के जो प्लांट्स के अंदर इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से प्लांट्स के अंदर सिम्टम्स अपीयर होते हैं. तो हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सॉइल एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स. सॉइल को रिजर्वायर कहा गया है मिनरल्स की. रिजर्वायर मीन्स मेन सोर्स.
मेजर अमाउंट ऑफ सोल्स जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द सॉइल। प्लांट्स उनको डायरेक्टली सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, और वो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूशन। तमाम मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर वाटर के साथ प्रेजेंट होते हैं, वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं। जब वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं तो दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैटाइंस और एनाइंस। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल के अंदर डिफरेंट जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या हैं? दोज मिनरल्स एंड एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल। वो ऑर्गेनिक इन नेचर भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक इन नेचर भी हो सकते हैं। जब हम कलेक्टिवली सॉइल को स्टडी करते हैं तो कलेक्टिव पार्ट्स जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कलेक्टिवली कोलाइड्स बोलते हैं। तो सॉइल कोलाइड का टर्म जब भी यूज़ होगा, इट मीन्स ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड मैक्रो एलिमेंट्स, आइदर दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर और इनऑर्गेनिक इन नेचर, दे आर कलेक्टिवली नोन एज सॉइल कोलाइड्स। इनके अंदर सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उनकी सारी अवेलेबिलिटी सॉइल कोलाइड्स के अंदर प्रेजेंट होती है और उनको अपटेक किया जाता है फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। कोलाइड्स को एक्चुअली कोलाइड्स सर्व टू मेंटेन अ रिजर्वायर ऑफ सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स। ये मेंटेन रखते हैं उस रिजर्वायर को, उस सोर्स को, जो कि सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं। दैट न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमेंट्स आर गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर, और जब वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं तो दे विल फॉर्म अ सोल्यूशन एंड दैट सोल्यूशन इज एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ प्लांट रूट्स, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। कोलाइड्स आर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ मोस्ट सॉइल्स। बहुत सारी सॉइल्स ऐसी हैं जिनके अंदर कोलाइड्स जो होते हैं वो उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑलमोस्ट ऑल जो सॉइल्स होती हैं उनके अंदर जिनका मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो कोलाइड्स होते हैं। और जो सॉइल के अंदर मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं उसको 3 तरह की टाइप्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, देयर शेप एंड देयर स्ट्रक्चर। शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर हम सॉइल के कंपोनेंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज सैंड, सेकंड इज सिल्ट एंड थर्ड इज क्ले। अब इनमें डिफरेंस क्या है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले, द मेन कंपोनेंट पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। सैंड पार्टिकल्स बहुत हैवी होते हैं। अगर हम कोई सॉइल सैंपल लेते हैं और उसको वाटर के अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, स्टिरर की मदद से हम वाटर के अंदर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर उस वाटर को हम सेटल होने के लिए रख देते हैं, तो विद इन फ्यू मिनट्स जो सॉइल के पार्टिकल्स उस पानी के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर, जो बेस के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, दोज पार्टिकल्स आर ऑफ सैंड, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स हैवी होते हैं वेट में, नेकेड आई से हम उनको इजीली देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम उस सॉल्यूशन को, उस सस्पेंशन को, ऑब्वियसली वो सस्पेंशन है, सॉल्यूशन की सेकंड फॉर्म है सस्पेंशन। सस्पेंशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें से हम विजिबिलिटी नहीं होती, उसकी ज़ीरो विजिबिलिटी होती है कि हम उसके आर पार नहीं देख सकते। तो जब सॉइल को हम अच्छी तरह से वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं तो उसका कलर ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन हो जाता है, तो हम उसमें से हमारी विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। अगर हम उस सस्पेंशन को कुछ दिनों के लिए वहीं पे सेटल रहने देते हैं, हम उसको बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करते, तो कुछ दिनों के बाद जो पार्टिकल्स उसके सॉइल के नीचे बैठ जाएंगे वो पार्टिकल्स होंगे सिल्ट के। सिल्ट के पार्टिकल्स सैंड के पार्टिकल्स की निस्बत लिटिल बिट लाइटर होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं। अब फ्यू डेज़ के बाद भी जो पार्टिकल्स सॉइल के अंदर नीचे सेटल डाउन नहीं होते, उस वाटर की बेस में सेटल डाउन नहीं हो रहे, बल्कि वो वाटर के अंदर एज इट इज़ प्रेजेंट हैं और वो वहाँ पे ही इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन प्रेजेंट है, उन पार्टिकल्स को हम क्ले पार्टिकल्स कहते हैं। क्ले के पार्टिकल्स मोस्टली साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि हम इनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो जो सॉइल की सस्पेंशन बनती है एक्चुअली उसके अंदर मेजर रोल जो है वो क्ले पार्टिकल्स का ही होता है, बिकॉज दे आर नॉट विजिबल विद आर नेकेड आई। अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हमें उसके लिए उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ेगी। क्ले पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेक्स्ट एक बड़ी ख़ास प्रॉपर्टी है टिंडल इफ़ेक्ट।
ये इफ़ेक्ट क्ले पार्टिकल्स की एक ख़ास प्रॉपर्टी है, इसलिए क्योंकि ये हम टिंडल इफ़ेक्ट का जो फिनोमेना है, इसमें एक्चुअली क्या किया जाता है कि हम स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो रेज़ होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं, लाइट की रेडिएशंस होती हैं, उसको हम पास आउट करते हैं विद दैट सस्पेंशन। ये उस सस्पेंशन के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स को स्कैटर्ड कर देती हैं, फैला देती हैं वहाँ पे उनको। उसकी मदद से हमें फिर पता चलता है कि ये सस्पेंशन किस तरह का है, उसकी नेचर कैसी है, एसिडिक है या बेसिक है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनका साइज़ किस तरह का है, उनकी शेप किस तरह की है, और वो सॉइल की किस टाइप से बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए हम इसको लाइट स्कैटरिंग फिनोमेना कहते हैं, हम टिंडल इफ़ेक्ट को ये यूज़ करते हैं। ये फिनोमेना मोस्टली यूज़ ही क्ले पार्टिकल्स के लिए किया जाता है, इसलिए क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और वो सॉइल के सोल्यूशन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कोलाइड्स, इन द फॉर्म ऑफ सॉइल सस्पेंशन प्रेजेंट रहते हैं। टिंडल इफ़ेक्ट के फिनोमेना को हम सॉइल के दूसरे सॉल्यूशंस को स्टडी करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वो बड़े पार्टिकल्स होते हैं और वो ऑलरेडी सेटल डाउन हो जाते हैं। सेकेंडली, हम इनको जो प्योर सॉल्यूशंस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों होमोजीनियस कंडीशन में होते हैं, उन्हें हम ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं। और दूसरे सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो हैं उनकी जो फेज़ होती है वो सेम नहीं होती। तो टिंडल इफ़ेक्ट को हम ट्रू सॉल्यूशंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वो एक तो उनके अंदर से लाइट पास हो जाती है, वो विजिबल होते हैं, लाइट उसके अंदर से रिफ्रैक्ट कर जाती है ना, रिफ्रैक्शन हो जाती है, उसकी लाइट पास आउट हो जाती है। अब लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी तो ही तो उसमें कोई इमेज बनेगा या उसकी रिफ्रैक्शन होगी, स्कैटरिंग होगी पार्टिकल्स की। तो टिंडल इफ़ेक्ट को हम ट्रू सॉल्यूशंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होमोजीनियस होते हैं, सेम फेज़ में होते हैं, उसमें सोल्यूट पूरी तरह से सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और वो उसकी एक सिंगल फेज़ आ जाती है। लेकिन जो अदर सॉल्यूशंस होते हैं लाइक सस्पेंशंस, उनके अंदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होमोजीनियस नहीं होते, इसलिए हम सिर्फ जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस हैं उनकी स्टडी के लिए टिंडल इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं। और जिसकी एग्जांपल है कि हम क्ले पार्टिकल्स जब सॉइल की सस्पेंशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसकी स्टडी के लिए हम टिंडल इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं। सपोज किया जाता था कि सॉइल के अंदर सिर्फ 3 तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसके अलावा उसके अंदर कोई और कंपोनेंट नहीं होता, लेकिन बहुत सारी सॉइल्स ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोनेशियस रेजिड्यूज़ पाए जाते हैं। अब ये कार्बोनेशियस रेजिड्यूज़ क्या हैं कि जब भी किसी प्लांट की कोई ट्विंग गिर जाती है, जो उसके लीव्स गिरे हुए होते हैं, या किसी एनिमल की डेथ हो जाती है, तो उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करते हैं उसके ऊपर और उसको वो डिकम्पोज करते हैं। तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है जिसकी डिके हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक डिफरेंट ऑर्गेनिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो कि बैक्टीरिया की मदद से हो रहे हैं या वहाँ पे वेदरिंग की वजह से हो रहे हैं, वो जब सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है तो उस सिचुएशन को हम ह्यूमस कहते हैं। तो ऐसी सॉइल जो कि कार्बोनेशियस रेजिड्यूज़ के साथ रिच होती है, उस सॉइल को हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि स्लोली डिकम्पोज हो रहा होता है, ये कम्प्लीटली डिकम्पोज्ड नहीं होता, सस्पेंशन की फॉर्म में होता है, कोलाइडल की ही एक टाइप है। और ये दो तरह से होता है, या तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के रिएक्शन की वजह से होता है कि किसी भी डेड डिकेइंग बॉडी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें तो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया उसके ऊपर जब एक्ट करते हैं तो वो उसको डिकम्पोज करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड एक प्रोसेस है वेदरिंग। वेदरिंग में ये होता है कि सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्टिविटीज़। Colloids present a large negatively charged surface area, कि कोलाइड्स जो हैं उनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अब जितने ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज आइंस प्रेजेंट होंगे कोलाइड्स के अंदर, उतनी ही ज़्यादा उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी कि वो कैटाइंस को यानी पॉजिटिव चार्ज आइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें।
तो कोलाइड्स का जो फंक्शन होता है, फ्रैक्शन का जो फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट रिजर्वायर का, वो एक्चुअली दो फैक्टर्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है। फर्स्ट, कोलाइड्स प्रेजेंट अ लार्ज स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोलाइड्स का जो सरफेस एरिया होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। जितने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे उतनी ही उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट इज कोलाइड सरफेसेस कैरी लार्ज नंबर ऑफ सरफेस चार्जेस। उनकी जो कोलाइड्स की जो सरफेस होती है, कोलाइड्स क्या है, सॉइल पार्टिकल्स हैं बेसिकली, यानी ऐसी सॉइल है जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, दैट इज कोलाइड्स, वो सॉइल के कंपोनेंट्स हैं। उसके ऊपर जो सरफेस एरिया उसका वो बहुत ज़्यादा होता है और सारे का सारा सरफेस एरिया फिल्ड होता है विद डिफरेंट चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब वो चार्ज पार्टिकल्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, इट मे बी डिफरेंट आयंस लाइक अमोनिया आयंस। नाउ स्पेसिफिक सरफेस एरिया, एक्चुअली स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है? अगर हम सॉइल के ऊपर उसके चार्ज को स्टडी कर रहे हैं तो उन चार्ज का कुछ स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी होगा। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया एक्चुअली वो प्लेस है जहाँ पर इन आयंस की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। इनकी अगर हम इसको एग्जैक्टली डिफाइन करें तो ये है हाई सरफेस एरिया पर यूनिट मास, कि ऐसा सरफेस एरिया सॉइल का वो पोर्शन जहाँ पर नेगेटिव चार्ज्ड आयंस की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और उनकी एबिलिटी भी उस वक्त बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई होती है टू एक्सचेंज कैटायंस। ऑब्वियसली कोलाइड्स आर हैविंग नेगेटिव चाइंस, तो वो कैटाइंस के साथ ही खुद को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सॉइल के अंदर पाई जाती है कि वो एन आइंस को, नेगेटिवली चार्ज आइंस को कैटाइंस के साथ एक्सचेंज कर सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट देखें, इन प्लांट्स न्यूट्रिशन एबिलिटी टू रिटेन एंड एक्सचेंज कैटाइंस ऑन कोलाइडल सर्फेसेज इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल की। ये सॉइल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये सिर्फ सॉइल के अंदर ही ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो डायरेक्टली अपने एनाइंस को कैटाइंस के साथ एक्सचेंज कर सकती है। अब नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो कि सॉइल एब्जॉर्ब कर रही है उनको स्टडी करते हैं कि कौन कौन से ऐसे आयंस हैं जिनको सॉइल जो है उनके जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो किन किन पॉजिटिव चार्जेस को या पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और कौन से आयंस मैक्सिमम अट्रैक्ट होते हैं। अब ये सीरीज़ देखें कि बाइंडिंग अफिनिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू लायोट्रॉपिक सीरीज़। इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्या है कि एल्यूमिनियम आयंस जो है इनके अंदर मैक्सिमम एबिलिटी होती है टू अट्रैक्ट टुवार्ड्स नेगेटिव आयंस ऑफ कोलाइड्स, और सबसे लीस्ट क्वालिटी जो अट्रैक्शन होती है वो होती है सोडियम आयंस की तरफ। ये बेसिकली उन्होंने सीरीज़ है जिसमें बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम आयंस अट्रैक्ट होते हैं कोलाइड्स की तरफ। कोलाइड्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं उनकी तरफ सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन आयंस अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद कैल्शियम आयंस, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटाशियम। पोटाशियम और अमोनियम आयंस की जो अट्रैक्शन है टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव आयंस और नेगेटिव एलिमेंट्स और नेगेटिव न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन कोलाइड्स, उनकी तरफ ये इक्वल होती है। और सबसे लीस्ट प्रॉपर्टी होती है सोडियम की। आयन एक्सचेंज वो फिनोमिना है जिसमें आयंस एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए फ्रॉम सॉइल। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट इज़ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली दिस ऑल टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। पहले हमने पढ़ा कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर चार्ज किस तरह से होते हैं। अब हमने ये पढ़ना है कि ये पार्टिकल्स एब्जॉर्ब तो हो गए, ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब तो हो गए सॉइल से इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, ये एब्जॉर्ब तो हो गए रूट्स के अंदर। अब इन्होंने रूट्स से डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किस तरह से होना है, तो इनको ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से वेज़ हैं, किन वेज़ को फॉलो करते हुए ये रूट से प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिएंट्स अपटेक अकर्स थ्रू रूट्स बाय क्रॉसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली प्लांट्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सेल वॉल के इनसाइड, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इट अलाउज ओनली फ्यू एलिमेंट्स टू पास इन, और बाकियों को ये रिजेक्ट कर देती है, उनको अपने इनसाइड मूव ही नहीं करने देती।
तो ये जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वाटर के साथ डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं, जब ये वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स, तो ये उनके साथ ही वाटर के साथ मूव करते हैं और उन आयंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिन आयंस को अलाउ करती है सिर्फ वही वाटर के साथ रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और ये डिफरेंट चैनल्स की मदद से होती है। लाइक जाइलम वेसल्स हैं, उनके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है, और डिफरेंट फिनोमिनाज होते हैं जिनको फॉलो करते हुए ये आगे मूव कर रही है। वो फिनोमिनाज क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब ये प्रोसेसेस हैं, ये जो आप टेबल देख रहे हो इसमें आपको प्रोसेसेस बताए हुए हैं कि न्यूट्रिएंट्स अपटेक एक्चुअली हो किस तरह से रहा है। बेसिकली देयर आर टू मेन वेज, दो मेन प्रोसेसेस होते हैं न्यूट्रिएंट्स अपटेक के। फर्स्ट वन इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड वन इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को दो टाइप्स में, सब टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ सिंपल डिफ्यूजन एंड सेकंड इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सबसे पहले तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जो कि एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा होता उसमें एनर्जी का, एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही होती, वो विदाउट एनर्जी होती है, यानी फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, जो इट्स सेल्फ साइमल्टेनियसली कंटिन्यूसली स्लो या फास्ट मूवमेंट में होती रहती है। उसको परफॉर्म करने के, उसको कंप्लीट होने के लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की और आयंस की, जिसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी एक्सपेंडिचर के बगैर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट नहीं हो सकती। नाउ सिंपल डिफ्यूजन क्या है कि पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन एक पॉइंट पर मैक्सिमम है, वो स्लोली डिफ्यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम देयर एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, की जिस तरफ उनकी कंसंट्रेशन कम है वो सिर्फ मूवमेंट अपनी स्टार्ट कर देते हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक ऐसी डिफ्यूजन होती है जिसमें कोई ना कोई उसको एड चाहिए होती है, एनर्जी नहीं चाहिए होती लेकिन उसको कोई एड चाहिए होती है, कोई हेल्पिंग मटीरियल, कोई हेल्पिंग एजेंट चाहिए होता है जो उसको फैसिलिटेट करता है। अब वो फैसिलिटेट करने के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं या चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो फैसिलिटेट करती हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को, और उन प्रोटीन्स की मदद से पार्टिकल्स इन और आउट मूव करते हैं। इस डायग्राम में आपको बड़ा क्लियरली समझ आ जाएगी कि डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस क्या है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं, सिंपल डिफ्यूजन और डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या है? दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आपको टेल और हेड की पूरी एक रो नज़र आ रही है, दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये डिफरेंट आइंस हैं जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं, ये रूट्स ने एब्जॉर्ब किए। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली मूव कर रहे हैं इनसाइड, इनको मूव करने के लिए किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल वाटर जो है उसको मूव करने के लिए किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। इट डायरेक्टली डिफ्यूजेज फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट टू इनसाइड द रूट्स। तो ये हो गई सिंपल डिफ्यूजन जो कि विदाउट एनी एड है, विदाउट एनी हेल्प है, इसमें किसी हेल्प की, किसी एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं है। सेकेंड टाइप आ जाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऐसी डिफ्यूजन होती है जिसमें डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हेल्प करती हैं आयंस को मूव करने में इनसाइड द रूट्स। अब इसमें एक कैरियर प्रोटीन्स हैं, दो तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो कि फैसिलिटेट करती हैं पार्टिकल्स को या आयंस को डिफ्यूज़ करने में। एक होती हैं कैरियर प्रोटीन्स और सेकंड होती हैं चैनल प्रोटीन्स। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये एक वे बना हुआ है, ये दोनों प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, और ये प्रोटीन्स जो हैं ये एम्बेडेड हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर, ये एम्बेडेड है उसके अंदर। अब यहाँ से ये जो आयंस हैं ये इस प्रोटीन के अंदर से, प्रोटीन के चैनल के ज़रिए मूव करते हुए इनसाइड मूव कर रहे हैं। ये रूट के अंदर का इन्वायरमेंट है, ये सॉइल का इन्वायरमेंट है, सॉइल से एक्चुअली एब्जॉर्ब होके रूट के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे देखें ये हैं कैरियर प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन क्या करती हैं? ये कैरी करती हैं डिफरेंट आयंस को आउटसाइड द एनवायरनमेंट टुवर्ड्स द इनसाइड। ये बाहर से इस आयन को अपने साथ ये प्रोटीन्स कंबाइन कर लेती हैं, कंबाइन करके इसको फैसिलिटेट करती हैं टू मूव इनसाइड। तो अब तक हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप्स पढ़ी, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जिसमें कोई हेल्प नहीं चाहिए, कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं है, इट विल टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दो तरह की प्रोटीन्स हैं जो हेल्प आउट करती हैं, कैरियर प्रोटीन्स एंड चैनल प्रोटीन्स।
नेक्स्ट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी एक्सपेंडिचर चाहिए होता है। जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलती, उसको फोर्स नहीं मिलती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स की नहीं होती। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों तरह से हो सकती है। इट मे हैपन फ्रॉम इनसाइड ऑफ रूट्स टुवर्ड्स द आउटसाइड, कि रूट से या प्लांट के सेल से आउटसाइड पार्टिकल्स को मूव करना है, और ऑपोजिट भी हो सकती है कि बाहर से इसको अंदर लेके आना है। इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअली होती है फ्रॉम हाई लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन। ऑब्वियसली जब पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को मूव करना होता है उनकी लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ, दे रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी आ रही है इस एटीपी के मॉलिक्यूल से। एक एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये ब्रेक डाउन हो के कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। एडीपी इज़ एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। वो जो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल इस एटीपी से ब्रेक डाउन होता है वो प्रोवाइड करता है यहाँ पे एनर्जी, और उस एनर्जी की मदद से डिफरेंट आयंस या न्यूट्रिएंट्स मूव कर जाते हैं सेल के इनसाइड या आउटसाइड। सो फर्स्ट वन इज़ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपली इसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की, डिफरेंट आयंस की, कहाँ से? हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ, कि जहाँ पर उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो लो कंसनट्रेशन की तरफ साइमल्टेनियसली मूव करते चले जा रहे हैं। इसकी को एक्सप्लेन करने के लिए फिक्स एक साइंटिस्ट था जिसने लॉ पेश किया था, और उसी के नाम के ऊपर उसको, उस लॉ को स्टेट किया गया था। इट स्टेट्स फिक्स लॉ, the rate at which molecules in solution diffuse from one region to another is the fraction of their concentration difference। अब concentration difference क्या है? concentration difference is high concentration to low concentration, कि मॉलिक्यूल्स जिस रेट के साथ डिफ्यूज़ कर रहे होते हैं वो डिपेंड कर रहा होता है उनके कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर, कि वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ 3 ऐसे बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, या कंपाउंड्स हैं जो कि नॉन पोलर हैं। सिर्फ 3 सोल्यूट्स ऐसे हैं जो कि नॉन पोलर इन नेचर हैं, बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सिंपल डिफ्यूजन के रिजल्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। इन तीनों के अलावा सिंपल डिफ्यूजन में और कोई भी कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड अमोनिया। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के अलावा और कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो सिंपल डिफ्यूजन के रिजल्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Facilitated diffusion must require some kind of proteins, and that proteins are known as transport proteins. Obviously they help in transport of some nutrients and solutes, तो इसलिए उनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का नाम दिया गया। इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के अंदर 2 मेजर क्लासेस हैं जो कि प्लांट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कैरियर प्रोटीन्स एंड चैनल प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स के और भी बहुत सारे नाम हैं, इनको कैरियर्स भी कहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं, एंड सिंपली पोर्टर्स भी कहते हैं। कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर्स और ट्रांसपोर्टर्स और पोर्टर्स एक ही ग्रुप के सेम नाम है। एंड सेकंड इज चैनल प्रोटीन्स। लास्ट वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर सम काइंड ऑफ एनर्जी, उसको कोई ना कोई मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए होती है टू कंप्लीट। अब वो मेटाबॉलिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? हाइड्रोलिसिस हो रही है एटीपी की। एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। एडीपी इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। वो जो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल एटीपी से ब्रेक डाउन होगा वो एक्चुअली प्रोवाइड करेगा एनर्जी टू फैसिलिटेट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उस एनर्जी की मदद से फिर वो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन की तरफ उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। इसमें कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट होने की वजह से हम इस कंसनट्रेशन ग्रेडियंट को पंप भी बोलते हैं। पंप इसलिए क्योंकि हम उसको विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ एनर्जी उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करके उसको फोर्सली मूव करवा रहे हैं फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन के। ऑलरेडी वहाँ पर उसकी कंसनट्रेशन आई है, इवन देन दैट मॉलिक्यूल और दैट कंपोनेंट इज अलाउड टू मूव फ्रॉम दैट एरिया। तो आज के लिए इतना ही है। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आई एम अवेलेबल, आप मुझसे पूछ सकते हैं लेक्चर के टाइम के दौरान भी और लेक्चर के बाद भी। थैंक यू सो मच।